नमस्कार। प्रारब्ध के आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, प्रारब्ध का जब भी लाइव होता है तो आप सबको पता है कि मैं धीमी गति का समाचार पढ़ता हूं। धीमी गति का समाचार मैं इसलिए पढ़ता हूं कि थोड़े से दर्शक हमारे साथ जुड़ जाएं। और अभी केवल 32 सेकंड हुए हैं, हमारे स्क्रीन ये बता रही है कि 13 यानी बोहनी हो गई है। और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं 100 का एक नंबर चाहता हूं, और 100 का नंबर जैसे इकट्ठा हो जाता है तो उसके बाद हम अपने असली विषय पे आ जाते हैं। आज हमारे साथ एक समृद्ध पैनल है। हमारे साथ आज हैं कर्नल मैंग चौबे साहब, जो कि भारतीय रक्षा विशेषज्ञ होने के साथ ही साथ भारत प्रथम के भाव को जीते हैं। और न सिर्फ भारत प्रथम के भाव को जीते हैं बल्कि उसको गुनते हैं, बुनते हैं। सेना, हमारी भारतीय सेना के 3 दशकों का विराट अनुभव। आप इन्हें कई सारे सो कॉल्ड स्थापित मीडिया में भी देखते हैं। आपका अपना भी चैनल है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैंग साहब के चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। और उसी के साथ जिन्हें मैं फूल चंदन आरती के साथ स्वागत करता हूं, और प्रारब्ध के लगातार रेगुलर चेहरे व्यालोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। करना साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और लीजिए, इसी के साथ 188 लाइव दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, तो हम अपने सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। कर्नल साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। व्यालोक जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, सीधे मुद्दे पे आते हैं। साहब, ऑपरेशन सिंदूर जब हमने पाकिस्तान के खिलाफ किया और अपना जो भी टारगेट था उसको अचीव किया, और उसके बाद उसके रिमोट को पास के बटन पर दबाया, तो हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे गृह मंत्री साहब ने, दोनों ने कहा कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसीडर्ड एज ए एक्ट ऑफ वॉर। भारत में कोई भी आतंकी हमला, भारत के ऊपर कोई भी आतंकी हमला भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ वो भारत के अंदर हमला था, और ये इस्लामिक हमला है। लगातार जब ये बात कही गई तो मैं इसे बुन रहा था, और मैंने लगातार सवाल ये पूछा कि हमें इसकी परिभाषा जाननी है कि क्या भारत के खिलाफ कोई भी आतंकी हमला सीमा के उस पार से जो होगा उसे ही आप भारत के खिलाफ युद्ध मानेंगे, या भारत के अंदर भी अगर कोई आतंकी हमला होता है, भारत के भीतर से कोई आतंकी हमला होता है, तो उसे भी हम भारत के खिलाफ युद्ध मानेंगे। मैं नहीं चाहता था, दुर्भाग्य से ऐसी घटना दिल्ली में हो गई। और आज अपने दोनों समृद्ध पैनल से हम बात आगे बढ़ाएंगे और जानना चाहेंगे कि अब क्या इसे हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, भारत में हमला मानेंगे, युद्ध मानेंगे, और अगर युद्ध मानेंगे तो क्या देशी इनलैंड ऑपरेशन सिंदूर भी चलेगा। हम शुरुआत करेंगे कर्नल साहब से। और चूंकि व्यालोक जी 2 दशकों से ज्यादा पत्रकारिता का अनुभव रखते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेसी इकोसिस्टम और सस्ते लोग, छिछोरे लोग इसे दिल्ली के पॉल्यूशन से जोड़ बैठे, बिहार के इलेक्शन से जोड़ बैठे। बिहार के विधानसभा चुनाव के दूसरे सत्र का दूसरे चरण की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और चूंकि बिहार से इसको जोड़ा जाए, इस देश में हर चीज इतना सस्ता विपक्ष है कि चुनाव से जोड़ देता है, तो हम उस पर भी बात करेंगे। सामाजिक मुद्दों पर आपको पता है व्यालोक जी बड़ा अच्छा आख्यान रखते हैं, तो हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन विषय विशेषज्ञ के रूप में हम सीधे चलते हैं कर्नल मैंग चौबे साहब के पास। सर, क्या ये समय नहीं आ गया है कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एज ए एक्ट ऑफ वॉर, इसको परिभाषित किया जाए, और आप कैसे देखते हैं इसको? अवनीश जी प्रणाम, व्यालोक जी को नमस्कार, और आपके सभी उपस्थित दर्शक जनों को मेरा प्रणाम। देखिए अवनीश जी, मैं अपना व्याख्यान शुरू करने से पहले मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं कि मेरे सुर जो होंगे वो आज थोड़े से पैने हो सकते हैं। अधिकतर लोग जानते हैं मुझे कि मैं बड़ी शैली में, सभ्य तरीके से चीज को पकड़ता हूं, लेकिन आज ऐसा मुद्दा है जिससे खून का खौलना स्वाभाविक है। तो यदि मेरे मुंह से कुछ तेज या कठोर शब्द निकल जाएं तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा, और आपके दर्शकों से भी मैं अग्रिम क्षमा की याचना करता हूं।
आपने मुद्दा ऐसा छेड़ा है कि जिससे कि आज खून जो है वो आदमी का खौलता है। देखिए, मेरे देश पर हमला हुआ है, इस बात को मैं ये मान के चलता हूं। जो आपने पहला प्रश्न था आपका कि हाँ, यस, मेरे देश पर हमला हुआ है, मेरे देशवासियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। अब मैं ये भी कहूंगा कि वो मारे नहीं गए, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, और मैं आगे बढ़कर आपको बताऊंगा कि मैं किस प्रकार से इस बात को कह रहा हूं कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। क्योंकि उन्होंने वो काम अंजाम दिया है कि अपनी जान देकर उन्होंने ना जाने कितने लोगों की जान बचाई है। क्योंकि मैं आपके चैनल पे बैठ के इस बात को सिद्ध करना चाहूंगा कि ये हमला जो था ये वहां के लिए नहीं था जहां हुआ है। ये एक एक्सीडेंट था जो हो गया, चाल इसके ऊपर और थी, इससे बड़ा हमला जो था वो होने जा रहा था, इन्हीं लोगों द्वारा ये कुकृत्य हो रहा था। अब मैं इन लोगों को इंसान तो क्या जानवर भी नहीं बोलना चाहूंगा, वरना पूरी पशु जाति जो है मुझसे रुष्ट हो जाएगी वो। क्योंकि जानवर जो होते हैं वफादार होते हैं। जानवर, आप अगर किसी जानवर की जान बचा लें या उसको प्यार से पुचकार दें तो वो जिंदगी भर आपका ऋणी हो जाता है, आपको याद रखता है। ये वो लोग थे या हैं जो आपके प्यार की भाषा को नहीं समझते। तो फिर इनके साथ में भाषा जो है वो बदलनी चाहिए और बदलनी हमको पड़ेगी। आपका प्रश्न था कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, हमने ये कहा था कि भारत भूमि पर हमला जो है वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, कोई भी टेररिस्ट एक्ट। अब ये क्यों टेररिस्ट एक्ट माना जाएगा, आप ध्यान कीजिएगा। 22 तारीख को कुकृत्य के बाद 23 तारीख को प्रधानमंत्री मुंगेर में अपना भाषण दे रहे थे, एक चुनाव की सभा थी। उन्होंने बोला था कि जो आतंकवादी हैं उन्हें हम धरती के छोर तक उनका पीछा करेंगे और उन्हें मिट्टी में मिलाएंगे। और फिर उन्होंने इसी को अंग्रेजी में बोला कि वी विल फॉलो दिस टेररिस्ट टिल द एंड ऑफ अर्थ एंड वी विल फिनिश द टेररिस्ट एंड देयर हैंडलर्स। ये उन्होंने अंग्रेजी में बोला। प्रधानमंत्री अगर दुनिया को संबोधित करते हैं तो आंग्ल भाषा का प्रयोग करते हैं। और अब आपको ध्यान होगा, भूटान की पावन भूमि पर उन्होंने अपने चरण रखे हैं और वहां पर जाके उन्होंने एक ऐसी ही चीज बोली है। उन्होंने ये बोला है कि द परपेट्रेटर्स एंड द पीपल बिहाइंड दिस विल बी पनिश्ड। उन्होंने ये नहीं बोला कि जिन्होंने इस कुकृत्य किया है उनको पनिशमेंट मिलेगा। उन्होंने कहा है जो इसके पीछे थे उनको पनिशमेंट मिलेगा। तो आप मान के चलिए कि इसके पीछे कौन थे इस समय। उनकी वर्दियां जो अगर खाकी पैंट है तो बहुत अच्छा है उन्होंने खाकी पैंट रखी है, क्योंकि उस पैंट का रंग वो होगा और होकर रहेगा। खलबली मच चुकी है सरहद के उस पार। अवनीश जी, मान के चलिए इस्लामाबाद में एक कार बम हुआ है और उसके बाद में पाकिस्तान का, मेरे पास में खबर आई है कि पाकिस्तान हैज डिक्लेयर्ड इटसेल्फ इन अ स्टेट ऑफ वॉर। उनको पता है कि भारत जो है इसका बदला लेगा, घर में घुस के मारेगा। उनके हवाई जहाज जो है लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और ये डर अच्छा है, क्योंकि लाजमी है भारत मारेगा, घर में घुस के मारेगा और इस बार रुकेगा नहीं मारने से। 3 अक्टूबर को आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी ने गंगानगर में खड़े होकर यह बयान दिया था कि हम उसका भूगोल और इतिहास बदल देंगे। तो इस समय आप हिस्टोरिकल मोमेंट में हैं जहां पर आपके पड़ोसी का भूगोल और इतिहास बदलने वाला है, आप मान के चलिए। क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया, और मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा काम किया है, आप अपनी नजरें ले जाएंगे थोड़ा सा पीछे। 4 नवंबर को कश्मीर में 4 जगह रेड की जाती है और वो 4 जगह मैंने नोट्स बनाए थे, थोड़ा मैं अपने नोट्स को भी रेफर करना चाहूंगा इस समय। वो 4 जगह हैं कुलगाम, पुलवामा, शोपियां और बारामूला। और यहां से उन्होंने बहुत सारा सामान और बहुत सारा एविडेंस जो था वो उठाया था। तो उसमें जो एविडेंस उनको मिला था उसमें उनको कई तरीके के सिम मिले थे, उन्हें मोबाइल फोन मिले थे, उन्हें टैबलेट्स मिली थी। टैबलेट्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट, वो गोलियां नहीं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव मिली थी, एसडी कार्ड्स मिले थे, लैपटॉप मिले थे। एक नया अनोखा तरीका आया है टेलीग्राम का उपयोग करने का। जैसे व्हाट्सएप होता है सोशल मीडिया, वैसे टेलीग्राम है। अब टेलीग्राम की खासियत यह है कि टेलीग्राम का इंक्रिप्शन जो है वो व्हाट्सएप से ज्यादा स्ट्रांग है और उसमें आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ गेस्ट को एक ग्रुप में जोड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम के एनक्रिप्टेड बैकअप्स जो थे वो मिले हैं वहां पर। क्रिप्टो वॉलेट के स्क्रीनशॉट मिले और क्रिप्टो वॉलेट जो है उसका नाम है बाइनेंस। अब बाइनेंस वो कंपनी है जिसके तार जुड़ते हैं। 23 अप्रैल को मुआहिदा हुआ था
एक अमेरिकी फर्म का पाकिस्तान की क्रिप्टो काउंसिल के साथ में, और बाइनेंस के तार वहां जाते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि इसके पीछे अमेरिकी पैसा या अमेरिकी मंशा है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि पैसा तो हुजूर उसी धरती से आया है, क्योंकि प्रयोग में लाया गया है बाइनेंस। तो अगर कोई ये कहेगा कि अमेरिका के हाथ पाक साफ हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान के हाथ जरूर साफ किए हैं। तो इस प्रकार से उनके हाथ पाक साफ हैं। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पैसा वहां से आता है, लोग वहां के हैं। अब लोग बोलेंगे भाई कैसे कह सकते हो कि हमारे लोग थे? तो जब इनकी पूरी कॉल ट्रेस खंगाली गई, सब पता किया गया, हवाला को ट्रेस बैक किया गया, तो तार पूरे जाके कराची और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में मिल गए। एविडेंस हमारे पास में इतना आ चुका है। अब इन एविडेंस के सहारे आगे धरपकड़ होती है और आता है कल का दिन, यानी 9 तारीख का दिन, जब इस काम को इन्होंने अंजाम दिया। जो व्यक्ति जिन्होंने अंजाम दिया वो बड़े शरीफ आदमी थे, डॉक्टर थे पेशे से, क्योंकि उन्होंने एक हिपोक्रेटिस ओथ ले रखी थी। और हिपोक्रेटिस ओथ क्या होती है कि भाई चाहे जो भी व्यक्ति हो, चाहे दुश्मन हो चाहे कोई हो, मैं उसकी जान जरूर बचाऊंगा। तो भाई साहब इतना इन्होंने जान बचाई कि उन्होंने उनको साफ ही कर दिया। तो मैं ये कहना चाहूंगा अवनीश जी, ये कौन सी नस्ल है जो हलफ उठाती है जान बचाने का और जान लेने पर आमादा हो जाती है? आपने देवता और दैत्य सुने होंगे, मेरे ख्याल से दैत्य भी ऐसा काम नहीं करते जो इन्होंने काम किया है। दैत्यों की भी एक परंपरा थी, अगर वो वादा करते थे तो वादा खिलाफी नहीं करते थे। मैं कहूंगा ये लोग जो हैं दैत्यों से भी गिरे हुए हैं। आप इस समय देखिए कि आपका मुकाबला कैसे दुश्मन से हो रहा है। इस समय हम और आप थे एक फोरम पर जहां पर शत्रुबोध के बारे में बात हुई थी। अब शत्रुबोध प्रासंगिक हो जाता है। पूर्व पक्ष का ज्ञान और शत्रुबोध बहुत आवश्यक है। भारत के बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि उसका इस समय जान का दुश्मन कौन है और उसकी तकनीक क्या है उसके जान लेने की। क्योंकि जब तक हमको ये तकनीक पता नहीं लगेगी, हम अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। और अंत में हम लोगों ने एक शो किया था जिसका नाम था गुंडाराज। गुंडाराज इसलिए था क्योंकि हमें अपनी नीति बदलनी पड़ेगी। फ्रॉम डिफेंसिव ऑप्स वी हैव टू गो टू ऑफेंसिव डिफेंस। और ऑफेंसिव डिफेंस के लिए आपको दुश्मन की जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। तो इस समय कोई भी इस बॉम्ब ब्लास्ट को हल्के बना ले। चेन्नई में बैठे वाला आज ये ना सोचे कि दिल्ली में हमला हो रहा है, मैं सुरक्षित हूं ना। उसकी जान भी उतनी ही खतरे में है जितनी कि सरहद पे खड़ा हुआ जवान जो पाकिस्तान के एलओसी पर गोलियों की बौछार सह रहा है, उतनी ही जान एक चेन्नई में अपने एसी घर में बैठने वाले व्यक्ति की खतरे में है। सजग हो जाइए, क्योंकि दुश्मन आपके घर पर दस्तक दे रहा है। आप नहीं जागे तो फिर वो घर में घुसकर आपके मारेगा, इसलिए उठकर उसको घर में घुसकर मारिए। जी अवनीश जी। बिल्कुल मैंग सर, आपने जो बात कही कि इस समय पतलूनें गीली हो रही हैं और पाकिस्तान को साफ साफ तौर पर यह संदेश मिल चुका है कि भारत घुसेगा और फिर घुस के मारेगा। लेकिन ये बात है कि जो इनके मास्टर्स बैठे हुए हैं हमारी सीमा से बाहर, और आपने एक चीज कहा कि ये कैसे लोग हैं जो डॉक्टर हो जाते हैं, तालीम पाते हैं और उसके बाद भी बम बन के फूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमारे पास व्यालोक जी है ना, इसके लिए अभी चलते हैं व्यालोक जी के पास। लेकिन उससे पहले दर्शकों, आपने देखा कि मैंग साहब ने जिस तरीके से बताया कि भारत तैयार है, हम एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म है, हम सनसनी नहीं लूटेंगे, हम ये नहीं बताएंगे कि 4 किलो इतने नाल की बंदूक लेके भारत कर रहा है। नहीं साहब, हम अपनी मर्यादा, जो भारत की गोपनीयता है, हमारी सेनाओं की गोपनीयता है, जो हमारी स्ट्रेटेजिक चीजें हैं, उनको हम नहीं, अपने सीमित दायरे में, और कर्नल साहब इस बात के धनी हैं, हम उस पर आगे चर्चा करेंगे कि भारत अब क्या करने जा रहा है। और न सिर्फ सीमा के बाहर बल्कि सीमा के अंदर भी, क्योंकि जिसे 2.5 मोर्चा कहा था, अब लोग कहते हैं नहीं साहब आधा मोर्चा नहीं है, वो 2.5 मोर्चा हो गया है, 3, 3.5, 4.5 मोर्चा हो गया। बिल्कुल सही बात है। और कर्नल साहब, आपने शत्रुबोध की बात बताई, उसी मंच पर सबसे आखिरी सेशन था शत्रुबोध और शत्रु विनाश। मैं उसमें वक्ता, विनम्र वक्ता के तौर पर था। हमने कहा साहब देखिए, अलग अलग शत्रुओं को हम पहचान चुके हैं, शत्रु सामने खड़ा है, हम जान चुके हैं
कांग्रेस जैसी पार्टी राजनीतिक विपक्ष नहीं है भारत का, वो भारत की शत्रु है। इसलिए उसके राजनीतिक नाश का इंतजाम हमें करना होगा, वो हम कर रहे हैं। लेकिन जरा चलते हैं, आपने जब ये सवाल उठा ही दिया कि साहब ये डॉक्टर्स, महिला डॉक्टर, खुद डॉक्टर, उसामा भी बड़ा पढ़ा लिखा, तो व्यालोक जी इसके धनी है। व्यालोक जी साहब, ये कौन सा चरित्र है जो मैंग साहब ने कहा, ये कुछ भी हो जाए, अनपढ़ रहें, चाहे पंचर बनाएं या हार्ट सर्जरी कराएं, बम बन के फूटने के लिए तैयार होते हैं। ये क्या है क्या? वो एकदम ठीक वही काम कर रहे हैं जिसके लिए उनको दिन रात प्रशिक्षित किया जाता है और जिसके लिए उनका दिन रात प्रशिक्षण हुआ है। उनके जो देवता हैं, उनके जो मैसेंजर हैं, उन्होंने जो कहा है, उनकी जो सुन्नत है वो कर रहे हैं। उन्होंने अपने मजहब को पूरी गंभीरता से लिया है और वो वही काम कर रहे हैं। दिक्कत हमारी है कि हम इसको समझते हैं, कुछ बहुत कम लोग समझते हैं। अव्वल तो ये चीज बहुत कम लोग समझते हैं हम लोगों में, और जो समझते हैं वो भी कहने में ही चकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल करेक्टनेस की बात आ जाती है। और अगर कुछ लोग कहते हैं तो बाकी जनता उनको खारिज करने में लग जाती है। ये चीज हालांकि पिछले एक दशक में थोड़ी कम हुई है, लेकिन मसला वही है जो मैं बार बार किसी भी मंच से कहता रहा हूँ। प्रारंभ से मैं लगभग लंबे समय से जब से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं लगातार कहता हूँ कि बात इस्लाम पर जब तक नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। बात मुसलमानों की है ही नहीं, बात उस राजनैतिक विचारधारा की है जो पूरी दुनिया को एक रंग में रंग देना चाहता है। आप उस पर जब तक बात नहीं करेंगे, आप जब तक ये इस मुगालते रहेंगे कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देने से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आखिर क्यों ओसामा बिन लादेन इतना पढ़ा लिखा निकलता है? आखिर क्यों याकूब मेनन ये निकलता है? आखिर क्यों ये 3 लोग जो पकड़े गए, फरीदाबाद से लेके, दिल्ली से लेके और कश्मीर तक, ये क्यों डॉक्टर निकलते हैं? आखिर क्यों? आपने कहा, कर्नल साहब ने कहा कि वो महिलाएं, अरे मुख्य आरोपी दो की माँ कह रही है कि 4 साल से वो नहीं निकला, घर से चला गया, लेकिन वह कह रही है कि उसका बेटा निर्दोष है। माँ की एंट्री हो चुकी है। आपके यहाँ का मीडिया अब उसके आंसुओं को दिखाएगा। कैमरा फोकस टिल्ट करो, अच्छा इमेज आ रहा है, माँ के आंसुओं को यहाँ से लंबा करो और एक अच्छी फिल्म बनाई जाएगी। फिर सेकुलरिज्म के दानव जागेंगे और उसके बाद ले दे के लीपा पोती की जाएगी। इसीलिए यहाँ से दूसरी बात आती है, मोदी जी ने विदेश नीति के मोर्चे पर बहुत कुछ किया और मैं बार बार कहता हूँ कि उस व्यक्ति के पास जितना राजनीतिक अनुभव है, मेरी कम से कम मजाल नहीं है कि मैं उसको राजनीतिक सलाह दूं। लेकिन हाँ, कुछ चीजें आश्चर्यचकित जरूर करती हैं। आप हिंद महासागर में नहीं डुबो सकते हैं, लेकिन आप उनको पुचकारना बंद कर सकते हैं। कई जगहों पर पुचकारना आपने बंद किया है, बाकी जगहों पर भी पुचकारना बंद कर दीजिए। इसमें ऐसी कौन सी बात हो जा रही है? आप टिकट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। लेकिन राजनैतिक चीजें तो हम लोग बहुत इच्छा प्राप्त कर लेते हैं। अब इस समस्या का तीसरा आयाम, जो प्रश्न आपने पूछा उसका तीसरा आयाम, लेकिन सामाजिक स्तर पर हम क्या करेंगे? आप याद कीजिए, मैं एकदम सामाजिक स्तर की बात करता हूं और केवल 3 दशक पहले के भारत में चले चलिए। इन लोगों के साथ, और मैं हाँ बाइफरकेट कर रहा हूं, मैं इन लोगों कह रहा हूं, मैं मोहम्मदन कह रहा हूं, क्योंकि इन लोगों का काम ऐसा है। तो मोहम्मदन लोगों के साथ हिंदू जनता का क्या व्यवहार था वो जरा याद कीजिए। बिल्कुल सेग्रीगेटेड और घेटोड हम लोग रहते थे ना। अचानक ऐसा क्या हुआ कि हाईवेज पर मुर्गे कटने लगे और जगह जगह मुरादाबादी चिकन, और ये इस पर कौन ध्यान देगा? इस चीज पर कौन सोचेगा? और एक समाज के तौर पर आप कहाँ खड़े हैं, इसको भी तो देखिए। आप राजनीति से बड़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं साहब।
कि मोदी हई कर दी हन, योगी हऊ कर दी हन। समाज के तौर पर जब आपके जमीन, आपके पैरों के नीचे से जमीन वो खींच ले जाएंगे तो क्या करोगे मियां, ये बताओ। और यहीं पर फिलहाल के लिए वाणी को विराम दूंगा कि जमीन खींची जा रही है पैरों तले और यहाँ लोग पता नहीं किन बातों में उलझे पड़े हैं। जी नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि इनका तो पॉलिटिकल एजेंडा होता है और ये रिलीजन कहीं से तो है ही नहीं है। और जितने भी अब्राहमिक रिलीजन हैं वो साफ तौर पर इसी बात को निरूपित करते हैं। लेकिन आप जब ये कहते हैं कि आपको खबर ही नहीं है, आपको हवा ही नहीं है, तो कर्नल साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। यालूक जी जब ये कहते हैं कि हमें खबर ही नहीं है, हमें हवा ही नहीं है, ये बात एक तरफ सच नजर आती है जब आज भी लोग अजीब तरीके से व्यवहार करते हैं, पॉलिटिकली करेक्टनेस की बात करते हैं, गंगा जमनी तहजीब की उस फर्जी टोटी से पानी बहाने की बात करते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जिस आयोजन से हम आप लौट के आए हैं वहां शत्रुबोधिता की भी बात की जाती है, वहां शत्रुनाश की भी बात की जाती है, लेकिन एक बार हम इसको फटकार दें, किनारे लगा दें, धता बता दें कि चलो साहब वो बौद्धिक जुगाली थी। लेकिन मैं जब ये कहता हूं कि 2014 से इस देश में सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन हुआ है और उसका रिपीटिशन होता है 2019 में, फिर 24 में, तो व्यालोक जी जो ये कह रहे हैं हमें खबर ही नहीं है, तो साहब खबर तो हमें 2014 से लगनी शुरू हुई है और लगातार निरंतर हम उसको खबर को आगे पुख्ता भी कर रहे हैं। तो क्या लगातार हमारे हिस्से निराशा ही है या प्रोग्रेसिवनेस है या आगे कुछ उम्मीद भी दिखाई देती है? क्यों ये सवाल मैं इसलिए आपके पास रख रहा हूं, मैं ये नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं कि व्यालोक जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल निराशाजनक बात है, वो हार्ड ट्रुथ है साहब। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस तरह से खुल के बात कर पाते हैं, रख पाते हैं। और कमेंट्स आज के लाइव में बता रहे हैं कि इन चीजों को अब खुल के कहा जाना चाहिए और इस पर अब बात होनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ आप हमारी उस गौरवमयी सेना के हिस्से रहे हैं, 3 दशकों का विराट अनुभव है। आप दुश्मन को किस हाल में रखना चाहिए ये बेहतर जानते हैं। सामाजिक रूप में हम कैसे इस चीज को आगे बढ़ाएं, राजनैतिक विकल्प हमारे पास क्या हैं, एक समाज के रूप में विकल्प क्या हैं, और इसके बाद मैं आऊंगा कि क्या भारत में अब देशी ऑपरेशन सिंदूर भी चलेगा। ओवर टू यू सर। धन्यवाद अवनीश जी, जो आपने बात छेड़ी है, मुझे अपनी फौज की ना ट्रेनिंग कुछ याद सी आ गई उससे। आपने बात की थी शत्रुबोध की, तो मैं ये मानता हूं कि भारतीय सेना जो है वो शत्रुबोध को कभी भूलती नहीं है। हम लोग अपनी जब ब्रीफिंग होती है, तो ब्रीफिंग जब शुरू होती है तो जो चीजें होती हैं, खबर अपनी खबर दुश्मन की। तो ब्रीफिंग में सबसे पहले खबर दुश्मन की होती है, उसका डिस्कशन होता है, उसके बाद में खबर अपनी होती है। तो शत्रुबोध जो है वो सेना ने उसको समझकर अपनी ट्रेनिंग में आत्मसात कर लिया है। सेना जो है वो समाज का एक अंग है। सेना में जो व्यक्ति जाते हैं वो समाज का एक अभिन्न अंग है। सेना ने समाज से सीखकर अपने अंदर शत्रुबोध को आत्मसात कर लिया है, परंतु समाज ने और विशेषकर भारतीय समाज ने कहीं इसको बिसरा दिया है, जैसा कि व्यालोक जी का कहना है। मैं थोड़ा सा अधिक आशावादी हूं कि हमने उसको पूर्णतः नहीं बिसराया है, हमने उसको आंशिक रूप से पहचाना भी है और उसका जो फल था वो हमें 2014 में देखने को मिला, जब हम एक राष्ट्रवादी सरकार को लेकर आए। और मैं राष्ट्रवादी इसलिए कहूंगा अवनीश जी, शायद मैंने आपसे किसी मंच पर या कभी कहा होगा कि गार्जियन न्यूज़पेपर है एक पाश्चात्य जगत का, बड़ा ही सम्मानित पेपर है और उसको पढ़ने वाले जो हैं वो बहुत ही भद्र समाज से आते हैं। और जब मैं ये शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो इसके पीछे एक व्यंग जो है वो भी निहित है। उस पेपर के एडिटोरियल में 18 मई 2014, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं इस तारीख को समझते हैं, उसका एडिटोरियल उठाइए, पढ़िए। उसमें कहा गया था कि आखिर भारत को आजादी मिल गई। ऐसा क्या कारण था कि सन 2014 में ऐसे संभ्रांत न्यूज़पेपर को यह लिखना पड़ा अपने एडिटोरियल में कि भारत को आजादी मिल गई? यानी भारत किसी भी कोण से, किसी भी अंश से कहीं ना कहीं गुलाम था,
इसलिए उसको आजादी 2014 में मिली। तो ये मान के चलिए कि हमें आजादी मिली किसी भी सोच से, किसी भी चीज से, परंतु आजादी मिल गई। सही मायनों में ये कहूं कि हमारी सोच को आजादी मिली थी। आजादी वैसे फिजिकली देखने के लिए अपेरेंटली, जिसका अंग्रेजी में शब्द का प्रयोग करते हैं, वो हम आजाद थे, परंतु फिर भी हम कहीं किसी के इशारों पे नाच रहे थे, क्योंकि हमें आजादी जो देने वाले थे उनका नाम है सर क्लेमेंट एटली। वो उस समय प्रधानमंत्री होते थे ग्रेट ब्रिटेन के, और उन्होंने फिर नियुक्त किया था लॉर्ड माउंटबेटन को कि आप जाइए और जो तथाकथित आसिम मुनीर बोलते हैं दो कौमी नजरिया, उसको जरा इस्तेमाल में लाइए। तो साहब, लॉर्ड माउंटबेटन वो व्यक्ति हैं जो सिंगापुर की सड़कों में अपनी ओपन कार में एडविना माउंटबेटन के साथ में जाते थे, और उस खुली कार में बैठे होते थे एक शख्स जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और माउंटबेटन के एडीसी ने माउंटबेटन से ये कहा कि सर, आप जिस व्यक्ति को लेकर घूमते हैं वो तथाकथित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है भारत का, तो ये आपकी छवि के लिए ठीक नहीं है कि आप इसको लेकर जाते हैं। माउंटबेटन ने, आपको मालूम होगा क्या कहा था अपने एडीसी से, कि मेरी छवि को नुकसान नहीं पहुंचेगा, इससे मेरी छवि और बढ़ेगी, क्योंकि ये व्यक्ति एक दिन भारत का प्रधानमंत्री होगा। मैं तो कहता हूं बेजान दारू वाला जो है इस समय खड़े हो जाएंगे अपनी चिता से भस्म से निकलकर, कि भाई मुझसे बड़ा भविष्यवक्ता कौन पैदा हो गया जिसको ये मालूम था कि भारत का प्रधानमंत्री अगला कौन बनने वाला है, और वो चरण रंजन करेंगे इनका। तो भाई साहब, ये जो चीज थी, इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि एक सोसाइटी बनी थी फेबियन सोसाइटी, न जाने कितने लोगों को इस बारे में जानकारी होगी। अगर नहीं होगी तो कृपया थोड़ा सा गूगल बाबा की मदद लीजिए। अगर यदि आपको अपने बाबा जी में विश्वास नहीं है, बाबा जी जो यहाँ बैठे हैं इस चैनल के ऊपर, तो गूगल बाबा की मदद लीजिए और पढ़िए फेबियन सोसाइटी और डालिए उसमें लॉर्ड क्लेमेंट एटली, और आपको पढ़कर आश्चर्य होगा कि फेबियन सोसाइटी की सोच वही है जो कि इस समय भारत में प्रयोग की जा रही है। यानी भारत की पॉलिटी में एंटर, भारत की मीडिया में एंट्री, भारत की चर्च, अब चर्च तो नहीं है इस समय, चर्च उस समय था, तो भारत की एकेडमिया में एंट्री, वो एंट्री मार के आप ऐसा करेंगे कि इस समय चूंकि सारे देश मांग रहे हैं आजादी, तो आप इनको आप आजादी दे दीजिए, लेकिन वहां पर ऐसी सरकार रखिए जो आपकी हिमायती होगी। तो उन्होंने भारत पर तरस खाकर हमें एक कॉमनवेल्थ का मेंबर बना दिया। हम बड़ी खुशी से, कलमाडी साहब तो बड़े खुश हुए होंगे इस बात को सुन के कि हमें कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप दे दी। तो मेंबरशिप लेकर हमने खेल भी खेले, और न जाने क्या क्या खेल खेल दिए कि भारत की अस्मिता के साथ हम खेल गए। सन 62 की जंग की चिट्ठियां मेरे पास में हैं अवनीश जी, तो उसको पढ़कर खून खौलता है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री गिड़गिड़ाता है पाकिस्तान के राष्ट्रपति के सामने कि चीन खड़ा है मुंह बाहे मेरे सामने, वो 2 टके का देश मेरे देश को आखिर क्या दे सकता है, जो आज कटोला लिए दर दर भटक रहा है। अगर मेरे प्रधानमंत्री को झुकना पड़ रहा है पाकिस्तान के सामने, तो शर्म है ऐसे आदमी पर। मुझे ऐसा बंदा मंजूर नहीं है जो किसी भी देश के सामने सर झुका दे। मुझे चाहिए प्रधानमंत्री जो आज बैठा है, सीना ठोक के कहता है घर में घुस के मारेंगे, और मारना भी चाहिए, क्योंकि किसी ने अगर एक आंख उठा के देखी मेरे देश की तरफ, मैं उसकी दोनों आंखें नोच दूंगा, एक आंख नहीं नोचूंगा। मुझे ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। क्षमा चाहूंगा, मैंने पहले वार्न किया था, क्योंकि आज सब्जेक्ट ऐसा है कि खून खोलना स्वाभाविक है, और अगर आज खून नहीं खोला तो फिर खून में जो है वो रवानगी तो नहीं है आपके, क्योंकि अगर आपका देश पर हमला होता है तो आप चुप बैठ गए, तो फिर आप भारतीय नहीं है। आप शत्रु बोध हमें है, और हमें कभी भी उसका भूलना नहीं है उसको। जी बिल्कुल कर्नल साहब, और ये स्थिति ऐसी है, और आपने जो एक बात शुरू की कि हम भारतीयों में से संख्या कम हुई है, दिल्ली ब्लास्ट में जो भी मरे हैं हमारे भाई हैं, हमारी संख्या कम हुई है, दर्द हमें है साहब। व्यालोक जी, मैं आपके पास चलूंगा एक बार फिर, और उसके बाद आज के इस लाइव में हम लगभग 30 मिनट का लाइव हो चुका है, हमारे साथ 1800 से ऊपर दर्शक जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जरा इस लाइव के जो आपका वीडियो है उसको लाइक करते चाहिए, लाइक करते हैं तो थोड़ा सा इसका प्रसार ज्यादा बढ़ता जाता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जरा अंतिम चरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं। व्यालोक जी, आपके पास एक बार दोबारा आऊंगा। कर्नल साहब ने जो बात कही, और आपकी बात से आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि थोड़ा सा हम ज्यादा,
तो निश्चित तौर पर 2014 से एक स्थिति तो आई है, लेकिन इनका काम रुकेगा नहीं। अब मुझे ये बताइए, ऐसे में 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश, उसके एक निर्वाचित मुख्यमंत्री, 2 बार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो साफ कहते हैं कि इस्लाम एक पॉलिटिकल थॉट है, राजनीतिक एजेंडा है। वो साफ कहते हैं कर्नल साहब, वो तो बिल्कुल लाग लपेट रखते ही नहीं। फिर उन्होंने क्या कहा, गजवाए हिंद का सपना अगर भारत में रखोगे तो जहन्नुम का टिकट रसीद कराएंगे। वो तो साफ कहते हैं। बुलडोजर की कार्रवाई लगातार करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को उसकी अनुशंसा करनी पड़ती है रोकने के अलावा, पैन इंडिया उसको गाइडलाइन बनाना पड़ता है। तो एक जो बात निकल के आती है कि अरे साहब देखिए सरकार कमजोर हो गई है, सरकार कमजोर हो गई है, सरकार की बात अलग हटा दी है। एक समाज के रूप में अभी भी क्या हम शुतुरमुर्ग हैं? और अगर हैं तो इस बीमारी का इलाज क्या है मौला? कैसे होगा ये? व्यालक जी आप म्यूट हैं, बस मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। ना 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 ना, आपने खुद को अनम्यूट कर लिया। खोल दीजिए। ओके, क्षमा, ये जी मुझसे हुआ था जी। देखिए, अगर समाज के तौर पर हम शुतुरमुर्ग न होते तो हमारी ये दुर्दशा ही ना होती। आप देखिए, ये जो सेकुलर ब्रिगेड है, इसका आप उद्देश्य समझिए। हमेशा मैं कहता हूं कि इसके 3 दस्ते हमेशा काम करते हैं। पहला ब्रिगेड है जो अपना काम करके चला गया, जो नाराए तकबीर बोलता है, फटता है और चला जाता है। दूसरा अपने जिहादी साथी को कवरिंग फायर देता है, कवर फायर देता है। इसमें वो लोग हैं जो सच्चा इस्लाम, अच्छा इस्लाम, खड़ा इस्लाम, बैठा इस्लाम, ऐसी तमाम बातें करके गोल पोस्ट को शिफ्ट करते हैं। फिर अचानक माएँ आती हैं सीन में, फिर अचानक गरीबी आती है, फिर अचानक हेडमास्टर बाप आता है, फिर कश्मीर का बेटा हो जाता है बुरहान वानी। उसी तरह हर एक जिहादी का एक कवर फायर होता है और उसके बाद वो सब कुछ लीपने पोतने की कोशिश की जाती है जो वो करके आया है। अब देखिए, इसमें भी एक माँ को बीच में ले आया गया है, लेकिन खैर उस पर हम लोग बात कर चुके हैं। ये जो हमारी प्रवृत्ति है ये कब तक चलने वाली है? तो देखिए, एक समाज के तौर पर बड़ा अध्ययन करने की बात है और इस पर एक हिंदू होने के नाते हम लोग गर्व भी कर सकते हैं और सिर भी पीट सकते हैं कि मुझे लगता है कि हम हुजूर ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि हम सभ्यता की प्रगति के क्रम में उस सोपान पर पहुंच आए हैं जहां से अब वापसी बिल्कुल उस स्तर तक जाकर जहां हम अब्राहमिक रिलीजन वालों से मुकाबला कर सकें, दिखती है। क्योंकि हिंदुत्व क्या है, अपने कालक्रम में, अपनी यात्रा में हम इतने आगे विकसित हो चुके हैं मानसिक स्तर पर कि आप एक घर में देखिए साहब, प्रजातंत्र का कितना अनोखा नमूना है। मैं निरीश्वरवादी हो सकता हूँ, मेरे पिता शैव हो सकते हैं, मेरी माँ वैष्णव हो सकती है, मेरी पत्नी 33 कोटि देवताओं को पूज सकती हैं, मेरा बड़ा भाई पूरी तरह से कर्मकांडी ब्राह्मण हो सकता है और मेरा छोटा भाई इनकलाबी भी हो सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, और हम सभी एक छत के नीचे रहते हैं। तो ये कमजोरी है कि मजबूती? मैं वही कह रहा हूं कि हाँ, इसको अपनी भयंकर मजबूती समझिए, लेकिन आपका जो शत्रु नहीं नहीं, आप क्या दोनों ही, समझते हैं? आप क्या, आप इसे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, हम कंक्लूजन निकालना चाहेंगे। हम ये कहते रहे हैं कि नहीं हम तो बर्बाद होते जाएंगे साहब, हमारा तो हाल ही यही रहेगा साहब, तो इससे एक निराशा आती है। हम समाधान की तरफ बात करते हैं ना कोई साहब। कोई हम चाहते आशावादी हैं कि बातें हमारा नहीं। कुछ हो जाए। आप जब ये कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मैं ये कतई नहीं कहता कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। भाई देखिए, हिंदू धर्म ऐसा रास्ता है कि उसमें सब चीज का रास्ता है और सही पंडित और सही लगन भिड़ाने वाला चाहिए। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, हिंदू सोचेगा इसी तरह से, उसकी सोच उस विकसित अवस्था में पहुंच चुकी है, इसलिए उसको आप टाइम फ्रेम में बांध के या टाइम मशीन में बांध के नहीं ला सकते हैं। लेकिन हिंदू पर जब संकट पड़ेगा तो वहां से गोपाल पाठा भी निकलेगा, वहां से गोडसे भी निकलेगा,
वहां से जब राजनीतिक तौर पर जागरूक होकर वोटिंग करने की बात आएगी तो सामान्य जनता भी देगी। और आज बिहार में जैसे सामान्य जनता लड़ रही है एनडीए का चुनाव। और देखिए, राजनीति में बहुत सारी बातें होती हैं, उठापटक होती हैं, 20 साल का शासन है, तो मैं उसके अप्स एंड डाउन्स में नहीं जाऊंगा। लेकिन जिस तरह से महिलाओं ने प्रतिक्रिया दी है, जिस तरह से वोटिंग आज चूंकि बिहार में था तो थोड़ा सा जिक्र उधर का भी, और जिस तरह से किया है, तो ऐसा नहीं है, मतलब मैं पूर्णतया निराशावादी नहीं हूँ दर्शकों श्रोताओं, मैं बहुत आशावादी व्यक्ति हूँ। लेकिन हाँ, आप कई बार जब शुतुरमुर्गी प्रवृत्ति आप किस में देखते हैं, अपने जैसे लोगों में, जब वो एक खास वर्ग हो आपका, कोई मान लीजिए उसको ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास कह लें, उसमें जो अपैथी देखता हूँ, उसमें जो अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति उदासीनता देखता है व्यक्ति, तो कई बार निराश होता है। और उस निराशा से मैं इनकार नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, मैं निराशावादी नहीं हूँ। जब मैं देखता हूँ मेट्रो में यही जन जेड धोती पहन के और झाज करताल लेकर और मेरे राम जी आएंगे गाते हुए, या फिर उसी को जब मैं देखता हूँ कि भगवत गीता को वो रैप में बदल दे रहे हैं, तो मैं प्रसन्न होता हूँ साहब। मेरी भतीजी अगर मुझे कुछ रैप में सुनाती है तो मैं सीखता हूँ, मेरा भतीजा अगर मुझे कुछ सिखाता है, मेरा बेटा कुछ सिखाता है, तो मैं सीखता हूँ। हिंदुत्व कहीं भी बद्ध नहीं है, और वह आपको बांधेगा भी नहीं, वह मुक्त करता है। तो भाई कलेवर हमारा हिंदुत्व एक कच्छप हमारे महाअवतार भी हैं, और कच्छप से मैं इसकी तुलना भी करता हूँ कि संकट के वक्त हम अंदर आते हैं और फिर जब निकलते हैं तो महाअवतार ही होता है हमारा। इसलिए हिंदुत्व को इस सब अब्राहमिक रिलीजन की तरह न सोचने की जरूरत है, न बदलने की जरूरत है। यह हमारी ताकत है और ये ताकत ही रहेगी। और यही ताकत है कि एक सनातनी रहेगा तो वो अमेरिका को हिला देगा, जैसा स्वामी विवेकानंद ने हिलाया था। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है वेलुक जी, बिल्कुल ठीक बात है। और एक बात तो है कि हम अलग अलग समाधान अलग अलग तरीके से करते हैं। राजनीतिक समाधान है तो उंगलियों के माध्यम से करते हैं, और कम से कम सनातन और हिंदू अपने हाथ में पत्थर नहीं ले सकता। वो पत्थर पूछता है, लेकिन अगर उसके पत्थर पर तुम तंज करोगे, हमला करोगे, तो पत्थर क्या मारते हो, पहाड़ मार दो। ये भी वो करता है और लगातार करता है, बड़ी सॉफ्ट उंगलियों से करता है। कर्नल साहब, मैं आपको अब चूंकि हमारा 37 मिनट का लाइव हो गया है और आप दोनों का समय बहुत ज्यादा कीमती है, बिहार की वोटिंग के बारे में भी व्यालोक जी ने बता ही दिया, उस पर अभी इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और कल मैं व्यालोक जी से आग्रह करूंगा कि दर्शकों, हम लेके आ रहे हैं एकदम एक अलग चर्चा बिहार के इलेक्शन पर। कर्नल साहब, मैं आपके पास आऊंगा। साहब, हिम्मत और हौसले की आवश्यकता है, और आप जैसे लोगों से हिम्मत और हौसला मिलता है। कारण ये कि आप हमारी भारतीय सेना के वो अभिन्न हिस्से रहे हैं जिनकी बदौलत हम सोते रहे हैं, हम होलियां मनाते रहे हैं, हम अपने घर के उल्लास करते रहे। लेकिन अब जिस तरीके से हो रहा है, मैंने पहले ही कहा, हम जिम्मेदार चैनल हैं, हम कोई सनसनी नहीं क्रिएट कर सकते। हम ये नहीं बताएंगे कि ऐसे आएगा जूम करके चला जाए। बताइए, लोगों ने धर्मेंद्र जी को मार डाला साहब, मार डाला धर्मेंद्र जी को। तो हम उसमें से नहीं है, लेकिन एक अपने दायरे में जहां से हमारी गोपनीयता भंग ना हो। साहब, आपने पहले ही कहा उद्घाटन में, बड़ी हिम्मत हुई उससे कि पतलूने तो खैर गीली कोई और कर रहा है, वाया अफगानिस्तान हम पतलूने गीली करवा रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन बाहर वाले को तो सुधार देंगे सर। आप पर भरोसा है, हमारी सेना पर भरोसा है। आपको ध्यान होगा, तहसीन पुणेवाला बैठे थे उसी मंच पर, वो बार बार जब शत्रुबोध और शत्रु विनाश की बात हो रही थी तो पाकिस्तान हमारा शत्रु है, चीन हमारा शत्रु। हमने कहा, ए भाई, पाकिस्तान और चीन को हमारे कर्नल साहब देख लेंगे, और लगातार देखा है, रहने दे। हमें देखना यहां है जो घर के अंदर है, जिसको व्यालोक जी कहते हैं कवर फायर देते हैं। आपने कहा कि ये कांग्रेसी इकोसिस्टम यहां पर पड़ा हुआ है। सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं, ये इतने भद्दे और सस्ते लोग हैं, गिरे हुए बेहूदे लोग हैं। ये हम भारतीयों में से संख्या कम हुई है, और ये बेहूदे लोग कहते हैं कि दिल्ली के पॉल्यूशन से
डाइवर्जन है ये, बिहार के इलेक्शन के लिए ये है। सर, रावत साहब कह के चले गए आधा मोर्चा। हमारे दर्शक कहते हैं, आपसे भी लोग कहते होंगे, साहब ये आधा मोर्चा नहीं रह गया है, 2.5-3 मोर्चा हो गया है। कांग्रेस जैसे देश के शत्रु राजनीतिक पार्टियों का तो हम बंदोबस्त अपनी उंगलियों से कर रहे हैं सर। सर, ये आधे मोर्चे के और हिस्से, कांग्रेसी इकोसिस्टम के और हिस्से, इस जैसे तमाम नाम, मुझे कोई भरम नहीं है, मैं नाम लेना शुरू कर दूंगा, लेकिन ये वकील चले आते हैं सर, एक से एक बड़े वाले। ये जुडिशरी सर किस तरह के फैसले देती है, ये दुनिया भर के कंटेंट क्रिएटर्स किस तरीके के कंटेंट बनाते हैं। बहलोक जी ने कहा माँ आ जाएगी, उसकी साड़ी, उसका पल्लू, उसके आंसू दिखाए जाएंगे, तरह तरह के नाटक और ड्रामे किए जाएंगे। सर, आप लोग बड़े से बड़े दुश्मन से निपटते रहे हैं, इन दुश्मनों से निपटने का कोई राज बताइए। अवनीश जी, आपने बड़ा बढ़िया प्रश्न किया है, और ये प्रश्न कदाचित हर भारतीय के मन में कौन भी रहा होगा कि 2 का फैसला तो ये कर ही लेंगे ये लोग जो कि ऑलिव ग्रीन पहनते हैं। ऑलिव ग्रीन पहनते हैं मतलब भारत की सशस्त्र सेनाएं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, जो भी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, ऑल इंक्लूडेड। लेकिन जो 0.5 फ्रंट है, जो आधा फ्रंट है, इसका मुकाबला कौन करेगा? तो भाई साहब, ऐसा है कि 0.5 फ्रंट का फैसला या मुकाबला करने के लिए हर भारतीय नागरिक जिसने इस पावन मां भारती पर जन्म लिया है, वो इसका एक सैनिक है, और वो इसका मुकाबला करेगा। और वो कैसे करेगा? वो करेगा मुकाबला उस टूल किट की बात को समझकर। वो टूल किट जो ये कहता है कि भारत की भूमि पर जो हमला हुआ है, उसके लिए पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं वो जंप लगाती हैं। आतंकवादी एजेंसियां वो कहती हैं कि भाई हमने कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन भारत की जो कुछ एक भद्र पार्टी है जिनका आपने नाम लिया, का कांग्रेस जो भी है, ये इन्होंने जाके ये बयान दिए कि ये क्योंकि बिहार में इलेक्शन हो रहे थे और एक उनकी कोई महिला है, उन्होंने शायद पोल्यूशन की बात भी छेड़ी की गवर्नमेंट इसके लिए। मुझे इनकी बुद्धि पर तरस नहीं आता है। मुझे लगता है कि इनको ना इस भारत की पावन भूमि को बदनाम नहीं करना चाहिए, इसकी सरहदों के पार से ले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की मुझे जरूरत नहीं है। मेरा मानना अवनीश जी स्ट्रेट है, जो मेरे देश का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। अगर आपने आपकी भाषा से मेरे देश का अहित होता है तो आप मेरे देश के दुश्मन हैं, प्लेन एंड सिंपल। आपकी भाषा ऐसी थी जिसने की उंगली उठाई है आपके अपने लोगों के ऊपर, यह दिखाने के लिए कि यह एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। और पाकिस्तान इस टूल किट की यहां से लीड लेता है और कहता है कि भारत का यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। देखिए, इनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती हैं, और इस चीज को लेकर वो जाता है दुनिया के सामने कि भाई इन्हीं की तो पार्टीज कह रही हैं। ये इस चीज को उठाते हैं हमारे 2% के यूट्यूबर, जिनके बेशक 2 मिलियन या 20 बिलियन जो भी जितने भी फॉलोअर्स हैं, लेकिन जिनकी सोच जो है वो इतनी निकृष्ट है कि इन पर आदमी कोई अपना थूक भी वेस्ट करना पसंद नहीं करेगा। लोग कहते हैं ना उन पर थूकेगा, सॉरी, मेरा थूक बड़ा कीमती है भाई साहब। इंसान के पहले थूक से उसका इलाज हो जाता है। हमेशा पशु जो है अपने आप को चाट कर सही करता है, तो इसलिए थूक जो है वो गिरी हुई चीज नहीं है मेरी। मेरा थूक मेरे लिए बेशकीमती है, औषधि है, तो मैं अपनी औषधि तुम जैसों पर बर्बाद नहीं करूंगा। मैं आपको उससे भी निकृष्ट मानता हूं। तो इनसे लड़ने का तरीका है कि इस टूल किट को समझिए, जो आपकी भावनाओं को इसमें बहलाने की कोशिश करते हैं, इनका नाम लीजिए, इनको सरे बाजार, इनका मुंह सामने लेकर आइए कि ये लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं। जो इनके पक्ष में बोलता है उसका मुंह बंद रखने का सामर्थ्य रखिए। अगर आप में नहीं आता है तो हम जैसों को उनके आगे खड़ा कर दीजिए और हम उनसे बात करना चाहेंगे। अगर बात से नहीं समझते तो भाई साहब ऐसा है कि भगवान ने लात भी दी हुई है, उसका प्रयोग भी किया जाएगा यथा समय। और दूसरी रही बात की आगे क्या होगा, तो मुझे राष्ट्रकवि कौन थे हमारे, पता नहीं, कोई कमेंट बॉक्स में लिखना चाहेगा? दिनकर साहब। उनकी एक बड़ी बड़ी बढ़िया रचना थी अवनीश जी, उसको आप भी पढ़कर फिरकी गजब लेते हैं गहलोत साहब, सब कुछ कह के बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाते हैं। तो हमारे राष्ट्रकवि ने ना कुछ लिखा था, कुछ ऐसे ही
रथवत के बारे में कुछ लिखा था या किसी रश्मि की बात की थी, पता नहीं, कुछ था, ऐसा कुछ था। और उसमें वो कह गए, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, लो ले मैं अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। ये बात जो थी प्रधानमंत्री ने कह दी है। आप तैयार रहिए, ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों बदलने वाली है। आपने मेरी मां भारती की ओर आंख उठाकर देखा है, आपकी दोनों आंखें नोच ली जाएंगी, इसकी पक्का गारंटी मैं आपको आपके चैनल पर देना चाहता हूं। समय जो होगा बहुत वो हौसला हमारा मिला, होगा। बहुत हौसला। जैसा कि आपको याद होगा, हमारे एक फिल्म के नायक हुआ करते थे और उनका डायलॉग था, जमीन भी हमारी होगी, वक्त भी हमारा होगा, और गोली भी हमारी होगी जानी। तो इंतजार कीजिए, वक्त आएगा, भारतीय का खून जो है वो जाया नहीं होगा। मैं इसलिए बोल रहा था कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, क्योंकि ये आतंकवादी जो थे, ये एक बड़ा काम अंजाम करना चाह रहे थे। ये सुसाइड बॉम्ब नहीं था, दिस वॉज नॉट देयर अल्टीमेट टारगेट। वो तो हमारी सुरक्षा दुर्घटना हो सेनाओं गई। ने उनको इन्होंने सही समय पर दबोच लिया। तो इन्होंने आनन फानन में घबराहट के मारे जो किया सो किया। तो इसलिए जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, और मैं इन शब्दों का बड़े सोच समझ कर प्रयोग कर रहा हूं, उन्होंने ना जाने कितने लोगों की प्राण बचाए हैं। तो इसलिए उनको हमारी ओर से कोटि कोटि प्रणाम कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर ना जाने कितने लोगों के प्राण बचा लिए। तो वो भारत के वो ऐसे योद्धा हैं जिनका नाम शायद इतिहास में कभी ना आए, परंतु विस्मृति में नहीं जाना चाहिए कि उन्होंने न जाने कितने लोगों के प्राणों की रक्षा की है। उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी अवनीश जी। कर्नल साहब, आपने हौसले की बात की, समस्या की बात की, व्यालोक जी ने उसको अलग विस्तार दिया। दर्शकों के कमेंट बता रहे हैं कि उन बातों को किस तरह से दर्शक भी ले रहे हैं, हमारे लोग ले रहे हैं। हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, नागरिक जिम्मेदारी की हमेशा मैं बात करता हूं, आपने भी बात किया, व्यालोक जी ने भी बात किया। ऐसी बातें हैं जिस पर अब हमें बचना नहीं है। उसको व्यालोक जी ने बताया कि साहब चुप नहीं रहिए, अब बोलना है, बोलिए, बताइए। और कर्नल साहब ने तो कहा कि अगर जबान से नहीं समझ में आता है तो लात भी है। यह स्पष्ट है साहब, और उसकी सेवा इन्हें देनी पड़ेगी। इसलिए दर्शकों, हमारी आपकी जिम्मेदारी क्या है, अपने दोनों विद्वत जनों से जो अब तक मैं समझ पाया हूं कि हम आप जहां भी हैं, सोशल मीडिया के जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं, भारत के इन गद्दारों से आंख से आंख, नाक से नाक मिला के इन्हें बेइज्जत करिए, इन्हें बताइए तुम्हारी जगह क्या है। और बाकी काम एक नागरिक के तौर पर नागरिक धर्म का निर्वहन हम लगातार कर रहे हैं, 2014 से कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं इन 2 उंगलियों से हो रही लगातार क्रांति को जारी रखते हैं। व्यालोक जी के साथ बिहार का आज दूसरे चरण का मतदान हुआ, 14 तारीख को वहां का रिजल्ट आएगा। और एक बार फिर भारतीय मतदाता हम सब मिलकर ये सिद्ध करेंगे कि हम भारतीय लोकतंत्र को गजवाए हिंद नाम के उस हरे सांप की गिरफ्त में कभी जाने से उनकी संकल्पना कभी पूरी नहीं होगी। तो ये सारी चीजें एक साथ हैं। आज का ये लाइव पिछले 48 मिनट से है। हमारे साथ 1904 दर्शक इस समय लाइव देख रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यालोक जी, आपने समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी दर्शक जिन्होंने कमेंट किया, दर्शकों आज न हम प्रश्न ले रहे थे, इसलिए आपके कमेंट्स में दिखाता हूं, सामान्यतः मैं नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि मन भारी है, असमंजस है, तमाम तरह की चिंताएं हैं। और हाँ, एक नागरिक के तौर पर अपने विनम्र मंच से अपने दोनों अतिथियों के सामने सानिध्य में मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, ये युद्ध काल की स्थिति है, हमें सतर्क जरूर रहना है। हम इसी देश में रहे हैं जहां किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठते हुए हमें ये दिखाई देता था कि नीचे झांकिए, बम तो नहीं है। निश्चित तौर पर इन 11 सालों में हम उस भय से मुक्त हुए हैं, उस मानसिक दास्ता से हम मुक्त हुए हैं। लेकिन ये समय अब अफवाहों को न फैलाने का है, नेगेटिव एनर्जी को समर्थन नहीं देने का है, इसी के साथ सतर्क रहने का है और अपने भारत के साथ जुड़े रहने का है। तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आज का लाइव अब यहीं समाप्त करेंगे। अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जय सभी को श्री राम। प्रणाम। जय जय श्री राम।
जय श्री राम, जय हिंद।